दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। हमारे बॉलीवुड में जितने भी यंग एक्टर हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई उन सभी को एक्शन फिल्में करनी चाहिए। अगर वो एक्शन फिल्में करेंगे तभी वो सुपरस्टार बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। यही वजह है कि 2.5 फीट 3 इंच का हीरो वरुण धवन भी एक्शन हीरो बन रहा है और अब राजकुमार राव भी एक्शन हीरो बनने जा रहा है। राजकुमार राव एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है भक्षक, और इस फिल्म में राजकुमार राव गैंगस्टर का रोल करेगा। अरे भाई साहब, राजकुमार भाई साहब, कुछ तो खौफ खा लो, अपनी बॉडी वजन हाव भाव तो देख लो भाई साहब। आप गैंगस्टर लगते नहीं हो दोस्त, क्यों करना चाहते हो, क्या मजबूरी है। दोस्तों, मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है बानीजे। एक्चुअली जो इसमें पैसा लगा हुआ है वो बाहर के मुल्कों का पैसा लगा हुआ है, इंडिया का पैसा नहीं है। और यही वो लोग हैं जो बिग बॉस कराते हैं। और अब इस कंपनी ने साजिद नडियाडवाला के साथ पार्टनरशिप कर ली है, यानी कि साजिद को एक और बकरा मिल गया है। आप सभी जानते हैं कि साजिद की पिछली 6-7 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं और आगे जो साजिद फिल्में बनाने वाला है वो भी डिसास्टर ही होने वाली है। लेकिन साजिद भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बानीजे कंपनी है भाई साहब, साजिद भाई इनका कम से कम 500-700 करोड़ रुपए तो अंदर करेंगे ही करेंगे, गारंटी के साथ। मतलब जो बॉलीवुड के निर्माता हैं उनकी ऊपर वाले ने ऐसी किस्मत लिखी है भाई साहब कि इनको कोई ना कोई बकरा मिलता ही रहता है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि यार इनकी इतनी फिल्में फ्लॉप होती हैं फिर भी ये फिल्में बनाते रहते हैं कैसे। बस ऐसे, बानीजे जैसा कोई ना कोई बकरा इनके पास आता रहता है, इनको पैसे देता रहता है और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई फिल्म चले या ना चले। आप में से बहुत सारे लोग अदा शर्मा को जानते होंगे। ये लड़की हीरोइन थी फिल्म द केरला स्टोरी की, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। और उसके बाद इस लड़की ने ऐसा मान लिया था कि भाई ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, कैटरीना से भी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। और वही हुआ जो मैंने कहा था, आज की तारीख में ये लड़की अपने घर पर बैठी हुई है, कोई काम नहीं है। ये लड़की उसी अपार्टमेंट में रहती है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। तो एक्चुअली उसी घर में रहना ही इसके लिए एक पब्लिसिटी का मुद्दा बन गया है जिसमें सुशांत की मौत हुई थी। हर 2-3 महीने के बाद ये एक दफा मीडिया के सामने आती है और बताती है कि मैं उसी घर में रहती हूं जिसमें सुशांत की मौत हुई थी। देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई ना कोई ड्रामा करके पब्लिसिटी करती रहती है। मैडम जी, आप सुशांत के नाम पर कितनी भी पब्लिसिटी कर लो, कितनी भी पब्लिसिटी ले लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। फिल्में तो आपको मिलने वाली है नहीं। आप घर पर जैसे बैठी है वैसे ही बैठी रहोगी, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सुशांत के नाम पर कितनी भी पब्लिसिटी लो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सन्नी देओल की पिछली फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी हिट रही थी। उसके बाद से सन्नी की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। सन्नी एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है लाहौर 1947। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी साहब और इसके निर्माता हैं आमिर खान साहब। इस फिल्म की शूटिंग 70 दिन तक चली और यह फिल्म कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चालू होगा और शायद ये फिल्म इस साल के आखिर में या अगले साल के स्टार्टिंग में रिलीज होगी। डायरेक्टर निखिल अडवाणी की फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि निखिल मीडिया से मिलता रहता है और अपनी बात कहता रहता है और कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ता रहता है जिसके ना सर है ना पैर है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई फिल्म वेदा का हीरो है जॉन अब्राहम, तो निखिल बार बार सलमान के बारे में क्यों बात करता है मीडिया के सामने। निखिल ने एक बार फिर से मीडिया के सामने बुढ़ऊ की बात की है और कहा है कि अगर बुढ़ऊ की कोई फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस नहीं करती तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन निखिल की यह बात सुनकर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि फिर बुढ़ऊ अभी जिंदा कैसे है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मरा क्यों नहीं, जबकि उसकी पिछली 10 फिल्मों में से किसी फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस भी नहीं किया। 300 करोड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। ड्रामा निखिल अडवाणी भाई साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है वेदा, उसका डिसास्टर होना तय है, उसको कोई बचा नहीं सकता। आप सल्लू की बात करो या शाहरुख की बात करो या ऋतिक की बात करो, अगर आप अपने हीरो जॉन के बारे में बात करेंगे, अदरक अब्राहम के बारे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी एक्टरों के बारे में बात करने से आपकी फिल्म हिट होने वाली नहीं है, आप लिख करके रख लो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीनियर कल्लू भाई की फिल्म औरों में कहां दम था डिसास्टर हो चुकी है। जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था तो मैंने इसको बिजनेस रेटिंग दी थी 0 और मैंने बताया था कि ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 10 से 12 करोड़ रुपए का ही करेगी। और बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि यार बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अजय देवगन की फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस सिर्फ 10 से 12 करोड़ का करे। लेकिन वही हुआ जो मैंने कहा था। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 10 CR से कम का।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर है। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट था 160 CR, यानी कि जो इस फिल्म का निर्माता है वो बेचारा सड़क पर आ चुका है। ये वही आदमी है जो कभी डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था और जिसने अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज की थी, उसमें भी इतना घाटा हुआ था कि ये बंदा उस वक्त भी सड़क पर आ गया था। लेकिन इस आदमी ने सबक नहीं लिया, फिर से इसने अजय देवगन के साथ ही फिल्म बनाई सड़क पर आने के लिए। दोस्तों, अब मेरे और आपके बारे में बात हो जाए। मेरी समझ में ही नहीं आता कि भाई आप किस तरह से सोचते हैं। अगर मैं किसी खराब फिल्म को खराब कहता हूं तो आप कहते हैं कि आपको तो पैसे नहीं मिले। अगर मैं किसी अच्छी फिल्म को अच्छी कहता हूं तो आप कहते हैं कि आपको तो पैसे मिल गए। अरे भाई साहब, जो निर्माता हैं वो मेरे बाप के नौकर नहीं हैं, वो हर वक्त पैसे बांटने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और मैं तो वैसे भी इंडिया में रहता नहीं हूँ, मैं तो लंदन में रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है पैसे लेने देने की बात हो ही नहीं सकती। मुझे लंदन आके कौन पैसे देगा। अब अगर मैं अक्की कार्तिक वगैरह का मजाक नहीं बना रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि भाई आपको तो पैसे मिल गए हैं, आप उनका मजाक नहीं बना रहे हो। और अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा तो फिर आप ये कहेंगे कि आप तो मुस्लिम हो, वो हिंदू हैं, इसलिए आप उनका मजाक बनाते हो। अरे भाई साहब, मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। मेरे लिए पूरा बॉलीवुड एक है। मुझे ना किसी से पैसे मिलते हैं और ना ही मुमकिन है। लंदन में आके मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है। जो सच है मैं वो बोलता हूँ, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको समझ आता है या नहीं आता है ये आपकी मर्जी है। और आजकल आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान से तो मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मैं शाहरुख खान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता हूं। बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं और यही वजह है कि मैं उसको बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता हूं। अगर आगे उसकी फिल्में फ्लॉप होंगी तो जाहिर सी बात है मैं उसको फ्लॉप कहूंगा, और जब मैं उसको फ्लॉप कहूंगा तो फिर आप ये कहना शुरू कर दोगे कि अब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। भाई साहब, आप जो है अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बात को समझिए आप। दोस्तों, आप तो उछल कूद करने वाले मंकी एक्टर विद्युत जामवाल को जानते ही हो, जो बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहता था, बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता था। हालात ये है कि ये आज की तारीख में सर्कस में काम करता है घर चलाने के लिए। ये इसने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और अब इसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब मेरी पहली फिल्म फोर्स आई थी तो उस वक्त बॉलीवुड वालों ने मुझे ये कहा था कि मैं कभी भी एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी थी, किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया था और मैंने एक्टर बन के दिखाया। विद्युत भाई, आप एक्टर हो? ये आपको किसने बताया कि आप एक्टर बन गए हो? अरे गुरुजी, आप सर्कस में काम करते हो, जोकर हो। अब अगर सर्कस में काम करने वाले जोकर भी अपने आप को एक्टर मानेंगे और ये कहेंगे कि देखो मैंने तो एक्टर बन के दिखा दिया, तो भाई साहब फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। एक कहावत है कि बेशर्मी तेरा आसरा, बात समझ रहे हो? देखो विद्युत भाई, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि जमीन पर चलना सीखिए, उड़ना बंद कर दीजिए। आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आज की तारीख में आपके पास कोई काम नहीं है, आप सर्कस में काम करके अपना घर चला रहे हो। तो भाई साहब जमीन पर रहिए, बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट कीजिए, कहिए कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों के पैर पकड़ता हूं, मुझे कुछ काम दे दो। और अगर इसी तरह आप अकड़ दिखाते रहोगे तो फिर आपको कोई काम देगा नहीं, आप अपने घर पर बैठकर एक्टर बनते रहो, बात खत्म। दोस्तों, जॉन ने कहा है कि बॉलीवुड में एक आदित्य चोपड़ा ही वो प्रोड्यूसर है जो खुद के पैसे लगाकर फिल्म बनाता है। बाकी जितने भी निर्माता हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास जाते हैं और अपनी फिल्म बेचते हैं। अगर 20 करोड़ में फिल्म बन रही है तो 25 करोड़ में बेच देते हैं। यानी कि बाकी जितने भी निर्माता हैं वो सब दलाल हैं, वो रियल निर्माता नहीं है। बॉलीवुड में सिर्फ एक ही रियल निर्माता है, वो है आदित्य चोपड़ा। मैं जॉन अब्राहम की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो जॉन ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। दोस्तों, राजपाल यादव फिर से प्रॉब्लम में फंस गया है। आप सभी जानते हैं कि बेचारा 2-3 बार जेल जा चुका है लोन ना चुकाने की वजह से। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजपाल यादव यूपी से है, शाहजहांपुर से, और वहां इसका एक बंगलो है। जाहिर सी बात है वहां इसने एक बंगलो बनाया था अपने गांव वालों को, शहर वालों को ये बताने के लिए कि देखो भाई मैं राजपाल यादव हूं, बहुत बड़ा स्टार हूं और करना भी चाहिए। लेकिन इस भाई ने उस बंगले पर 5 करोड़ का लोन लिया हुआ था और उस बंगले को इस भाई ने किसी को रेंट पर दिया हुआ था, खुद तो मुंबई में रहता है। और वो जो 5 करोड़ रुपए का लोन था वो अब तकरीबन 9 करोड़ रुपए हो गए हैं। लोन ये चुकाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि राजपाल के पास बेचारे के पैसे तो है नहीं, लोन कहां से चुकाए
पाएगा। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इसने इतना लोन लिया क्यों था कि जेल भी जा चुका है लोन ना चुकाने की वजह से, अब इसके घर को बैंक ने सील कर दिया है लोन ना चुकाने की वजह से। एक्चुअली जब ये थोड़ा सा फेमस हो गया था तो इसने मान लिया था कि इससे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में कोई दूसरा रहा ही नहीं। तो इस भाई ने खुद को हीरो लेके और खुद ही निर्माता बनकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अता पता लापता। वो फिल्म रिलीज हुई और अपने नाम की तरह उस फिल्म ने बिजनेस किया। 12 बजे लगी और 3 बजे लापता हो गई। और जैसे ही वो फिल्म लापता हुई वैसे ही राजपाल यादव बेचारा बैंकरप्ट हो गया, भिखारी बन गया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो विद्युत जामवाल और राजपाल यादव दोनों की एक ही कहानी है। दोनों ने लोन लेकर अपनी फिल्म खुद ही बनाई निर्माता बनकर, क्योंकि इन दोनों को यह यकीन था कि इनसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। और दोनों की फिल्में फ्लॉप हो गई, दोनों बैंकरप्ट हो गए। इन दोनों का हाल देखकर बॉलीवुड के बाकी छुट भैये एक्टरों को समझ आ जाना चाहिए कि उनका कितना बड़ा स्टारडम है और उनको जिंदगी में सावधान रहना चाहिए। इन दोनों की तरह गलती नहीं करनी चाहिए, अपने पैसे फिल्म बनाने में बर्बाद नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले SRK को स्विट्जरलैंड में एक अवार्ड मिला जो बहुत बड़ा अवार्ड है और वहीं पर SRK की फिल्म देवदास को भी दिखाया गया। लेकिन देवदास के बारे में SRK ने ऐसी बात कही जो उसके डायरेक्टर SLB को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। SRK ने कहा कि देवदास में जो रोल उन्होंने किया है वो बहुत ही घटिया है। जो देवदास का हीरो है वो बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान है, एक नंबर का लूजर है। SRK ने यह भी कहा कि उस वक्त मैंने ये फिल्म कर ली थी, लेकिन अगर आज के वक्त में ऐसी कोई फिल्म मेरे पास आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसे लूजर आदमी का किरदार मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इस फिल्म को अपनी एक मास्टरपीस फिल्म मानते हैं। उनको इस फिल्म पर बहुत ही गर्व है। तो अगर SRK ने उनकी फिल्म के बारे में ऐसी बातें कही है तो मेरे ख्याल में ये संजय को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सल्लू के फादर सलीम खान साहब को और फरहान के फादर जावेद अख्तर साहब को। एक जमाने में ये बॉलीवुड में बहुत ही फेमस राइटर्स हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी, शोले भी इन्होंने ही लिखी थी। अब इन दोनों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और उसमें बताया गया है कि अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर्स थे, बहुत ही कमाल के राइटर्स थे। जो भी फिल्म ये लिखते थे वो हिट हो जाती थी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इन दोनों के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि सलीम खान साहब का बेटा सल्लू हीरो है और जावेद अख्तर का बेटा फरहान भी हीरो है। और आज दुनिया उन दोनों की वजह से इन दोनों को जानती है। और ऐसा सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं हुआ बल्कि बॉलीवुड में सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब रणबीर कपूर सुपरहिट हो गया था तो उसके बाद ऋषि कपूर साहब को भी काम मिलने लगा था। जब टाइगर श्रॉफ हीरो बन गया था तो उसके बाद से जैकी श्रॉफ साहब को भी काम मिलने लगा है। तो क्योंकि सलीम खान साहब का बेटा हीरो है, जावेद अख्तर का बेटा भी हीरो है, यही वजह है कि इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अमेज़न ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अगर इनके बेटे हीरो नहीं होते तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री कभी ना बनती। लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री में जो भी बताया गया है वो सरासर झूठ है, बिल्कुल महाझूठ है। हकीकत यह है कि ये दोनों ही कॉपी मास्टर थे, इनको ओरिजिनल कहानी लिखनी आती ही नहीं है। एक्चुअली जिस वक्त में ये दोनों राइटर्स हुआ करते थे उस वक्त कॉपीराइट का कोई मसला नहीं था। यानी कि जो बॉलीवुड के राइटर्स थे वो हॉलीवुड की किसी भी फिल्म की कहानी पर कहानी लिख सकते थे और फिल्म बना सकते थे, या किसी चाइनीज फिल्म की कहानी उठा सकते थे, या किसी जर्मनी फिल्म की कहानी उठा सकते थे, या किसी कोरियन फिल्म की कहानी उठा सकते थे। यानी कि कोई भी राइट्स खरीदने की जरूरत नहीं थी, किसी भी फिल्म को कॉपी किया जा सकता था। और यही वजह थी कि ये दोनों भाई साहब जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में थी उनको कॉपी किया करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी कहानी ओरिजिनल लिखी ही नहीं है। और इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस वक्त में अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उस वक्त में अमित जी इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनका इतना बड़ा क्रेज था कि हर किसी को उनकी हर फिल्म को देखना ही देखना था। और इन दोनों ने तकरीबन 90% फिल्में अमिताभ बच्चन साहब की ही लिखी और यही वजह है कि वो फिल्में हिट रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त में अमित जी की वही फिल्में हिट नहीं हुई जो इन्होंने लिखी थी, बल्कि जो बाकी के राइटर्स ने लिखी थी वो भी सब हिट रही। क्योंकि उस वक्त में लोग अमित जी के लिए फिल्म देखने जाते थे, किसी राइटर के लिए नहीं, किसी डायरेक्टर के लिए नहीं, किसी निर्माता के लिए नहीं। उसी वक्त में अमित जी की बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई जैसे कि कालिया, शराबी, नमक हलाल,
गंगा की सौगंध, देश प्रेमी, नसीब वगैरह वगैरह, ये ऐसी फिल्में हैं जो इन दोनों राइटर्स ने नहीं लिखी थी बल्कि किसी और राइटर ने लिखी थी। तो हकीकत यह है कि इनको जो फेम मिला था वो अमिताभ बच्चन साहब की वजह से मिला था। अगर उस वक्त में अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े स्टार ना होते और ये उनकी फिल्में ना लिखते तो जाहिर सी बात है वो फिल्में इतनी बड़ी हिट नहीं होती और फिर इनको सक्सेसफुल राइटर्स नहीं माना जाता। और आज की तारीख में कोई भी किसी फॉरेन फिल्म को कॉपी नहीं कर सकता उसके राइट्स लिए बिना। तो आज की तारीख में ये दोनों किसी कहानी को लिख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ कॉपी करनी आती है, इनको ओरिजिनल कहानी लिखना नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये दोनों फेमस हुए थे तो उसकी वजह ये थी कि एक तो ये इंग्लिश फिल्मों को कॉपी किया करते थे और दूसरे उन फिल्मों में हीरो अमिताभ बच्चन साहब हुआ करते थे जो उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। अगर अमिताभ बच्चन साहब नहीं होते तो ये दोनों इतने फेमस नहीं होते, ये दोनों इतने सक्सेसफुल नहीं होते और आज इनको कोई नहीं जानता। कसम रावण की, एल्विश उर्फ विश यादव ने एक ब्लंडर कर दिया है। अब एल्विश यादव ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा है और इस वीडियो को रिलीज करने के बाद विश यादव ने दुनिया को बताया है कि भाई वो डबल ढोलकी है, यानी देता भी है लेता भी है। ए ऊपर वाले, क्या क्या देखना पड़ेगा इस जिंदगी में। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ये लड़का भी डबल ढोलकी होगा। आप अंदाजा लगाइए, मतलब आज की तारीख में हालात ऐसे हो गए हैं भाई साहब कि कुछ नहीं पता कि कौन डबल ढोलकी है और कौन नहीं है यार। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।